Good afternoon, everyone. Let's begin with a new topic, constitutions and constitutionalism. So, constitutionalism is the belief in the rule of law, whereas constitutions are the manifestation, the outcome of that belief by codifying the law. So, that's a simple cause and effect relationship. वो आप देख सकते हैं कि पहला एक philosophy, constitutionalism is a philosophy कि we should abide by the rule of law. देन रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करेगा तब जाके लोग उसको फॉलो करेंगे. सो फॉर दैट मैटर हमने उस बिलीफ को, उस फिलोसफी को वी गेव इट कॉन्क्रीट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द कोडिफाइड वर्जन ऑफ लॉ. सो ये इन दोनों का सिंपल वर्जन हो गया इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. नाउ थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं कि व्हाई द पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, those countries that have the military might, they are the technologically superior, पैसा है उनके पास, they have the influencing power, सब कुछ है उनके पास. चाहे अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें, सो और इवन एशियन कंट्रीज की बात करें, सो दे हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग जिसकी वजह से दे कैन फ्लॉन्ट देयर वेल्थ, दे कैन इन्फ्लुएंस without abiding by the rule of law. But still, those powerful countries, they accept this particular idea. Even top bureaucrats, top corporate magnates, top businessmen, all of them, they want this belief, even if they do not accept it, but yes, they want to have this framework. The reason that in any society, let's say this group, if this group wants to exist, then this existence is going to be peaceful. Without peaceful coexistence, the potential will never be achieved, individual potential. और वो हर एक सोसाइटी के अंदर चाहिए. And second, cohesion is very much necessary, because without cohesion, there will be a situation of friction, there will be a situation of conflict. और कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी टेक्नोक्रेट, वो सब काम नहीं कर पाएंगे. मतलब सिर्फ अपना अपना बिजनेस बचाने से कुछ नहीं होगा. अगर सिविल वॉर चल रहा है तो उनका भी तो धंधा बंद हो जाएगा. फिर यही है, अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वॉर चल रहा है, तो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह वो भी नक्सल एरियाज के अंदर देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो रोड बनाते हैं और सुबह तक रोड गायब हो जाती है, किस तरह से वहां पे फौजी जाते हैं और पर उनकी डेथ हो जाती है. सो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए, वी नीड दैट कोहेजन, एंड देन पोटेंशियल नीड टू बी अचीव्ड इन, और उसी पोटेंशियल के अंदर ही हर एक ग्रुप का बेनिफिट होता है. लेट्स से ये ग्रुप है, इसके अंदर दे हैव different kinds of people. Some are morally, they have different status. Then some are educationally good, some are financially, then some have managerial skill, some have the supervising skill, some have the building skill, some are writers, some are technocrats, then some have literary skills. फिर किसी के अंदर को कुछ ऐसे लोग भी हैं which have the agriculture, the skills related to agriculture field. So इस तरह से बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी होती है स्किल्स में, और यहीं पे उस ग्रुप का पोटेंशियल है. सिर्फ एक ग्रुप के या किसी एलीट के सर्वाइवल से कोई ग्रुप मैटर नहीं करता. एंड देन पैरासाइटिज्म से भी ग्रुप सर्वाइव नहीं करता. एक थोड़े टाइम के लिए वो ग्रुप जो है, उसके एलीट जो है, वो सर्वाइव कर पाएंगे, बट उसके बाद उन जो एलिट्स हैं वो किसी का खून चूस के या किसी को डिस्ट्रॉय करके वो खुद कितना उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स जो है वो अचीव कर पाए. सो बेस्ट वे कि सबके लोग एग्जिस्ट करें. अगर यही सब के सब लोग, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, बिजनेसमैन हो, मैग्नेट हो, राइटर्स हो, टीचर्स हो, फिल्म स्टार्स हो, एक्टर्स हो, इन्फ्लुएंशियल्स हो, स्टूडेंट्स हो, एल्डर्स हो, चिल्ड्रन हो, सब के सब जो अगर एक साथ एग्जिस्ट करें, देन कोहेजन विल बी देयर. सब जो है उनका पोटेंशियल जो है इट विल बी अचीव्ड. पोटेंशियल से स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा, और उस रेवेन्यू से जो स्टेट जो है इट कैन then redistribute that income for
further growth, further building cohesion, further relationship building, rapid building, etc. So ultimately ये जो चीज है, द पीसफुल कोहेजन, द पीसफुल को एग्जिस्टेंस, वो सिर्फ उसी फ्रेमवर्क में हो सकता है when all of them they they come to an agreement. और वो एग्रीमेंट कब आएगा? when all of them they are equal stakeholder in the decision making. So that's what the ultimate idea is, idea of the constitutionalism, कि लोग खुद जो है they come together on equal footing to agree on the way they are going to live, और वही that agreement is the law. So यहाँ पे लॉ वही है जो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, हर जगह पे वही वही आइडिया है। और जब इक्वल फुटिंग होगी तो वो लॉ जो है इट विल रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल कंसर्न्स एंड एस्पिरेशंस। सो अभी आप इस आइडिया में सब कुछ देख चुके हैं कि किस तरह से उस ग्रुप के एक अग्रीमेंट में, द अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, उस अग्रीमेंट में जो सोसाइटी के जितने भी रूल्स हैं, ऑल ऑफ देम दे वर अचीव्ड, क्योंकि all of the stakeholders, whether they are the interest groups or individuals, they have been given equal power, and with that power they came up with a common framework, and that common framework is called law. And then we decide that nobody, not even the powerful magnate, not with the people who have billions of dollars in their coffer, nobody is above this common framework, because this common framework is the agreement of everyone. So this common framework gives everyone a certain standard of equality, और इस लॉ के ऊपर कोई नहीं है. So that's how it becomes an overarching, all abiding, all present framework. फिर बाकी जो सोसाइटी की चीजें हैं, like how society should be organized, the managing the relationship between the state and the people, and to protect the interest of people, to protect them from arbitrary rule, to protect them from arbitrary detention and their individual freedom, or how they should behave, what are their duties that they should abide by. So ये सब चीजें जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आ जाती है. एंड फाइनली when we decide, जब हम सब लोगों ने ये आइडिया आ गया कि नहीं, that common framework, it will be there to guide us, and we are going to abide by this law. Not any ruler, not any powerful person, not any financially rich person. We are going to abide by what we have agreed to, what we have commonly agreed to. So उस belief के बाद, then that agreement, it is codified, and we call it the constitution. So again, जो सब कुछ जो जितना बेसिक्स है उसमें यही है, that constitutionalism is the belief in the rule of law. Rule of law is the common framework that all the stakeholders in the equal capacity they agree to set upon themselves, so that they can abide it for their own peaceful coexistence. And there is only one rule in that rule of law, that nobody is above that law. फिर what that law is, so उस law को जो भी common framework है, we codified it, and that codified version is known as the constitution. So ये दोनों चीजें हो गई. So now one by हम सबको लेते हैं, the meaning of constitution and constitutionalism. So फिर constitution is the document, the codified version that defines everything उस ग्रुप के बारे में, that what will be the identity of that group, then structure of that group, and the authority. फिर अब जो है हम उस ग्रुप को स्टेट बोलेंगे, because group is a informal term, और some of you may get confused by कि हम लोग जो है ग्रुप और स्टेट के बीच में ये मतलब हम लोग स्टेट पढ़ रहे हैं, सर जो है ग्रुप की बात कर रहे हैं. तो ग्रुप मैंने इसलिए बोला है बिकॉज जो वर्ल्ड जो है जैसा आप देख रहे हैं, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमेशा चेंज होता रहता है, पावर इक्वेशन चेंज होती रहती है. जो आज जो बहुत बड़े बड़े जो कंट्रीज देख रहे हैं, कभी ये बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप्स थे, और
कभी जो बहुत ही बड़े बड़े एम्पायर हुआ करते थे, आज वो बहुत ही छोटी कंट्रीज हैं। सो वो जो फ्लूइड आइडेंटिटी है, जो है, वो उसका अल्टीमेट जो कॉमन फ्रेमवर्क है, द लास्ट कोर है, इट इज अ ग्रुप, किसी न किसी टाइप का ग्रुप है। जो ब्रिटिश जो है वो भी एक ग्रुप है। बट नाउ since we need to dwell on that political terminology, so मैं अभी स्टेट की बात करूंगा। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसी स्टेट की आइडेंटिटी, कि स्टेट का नाम क्या होगा, स्टेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने ऑर्गन्स होंगे, किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एंड फाइनली द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अल्टीमेटली जो लोग जो है उनका एग्जिस्टेंस किस तरह से होगा। सेकंड ये है दैट यही जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट कोडिफाइड वर्जन, इट कैन बी अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एक जगह पे सबके सब जो है सारे प्रोविजंस हैं वो एक ही जगह पे लिखे हुए हैं, लाइक दैट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर सब कॉन्स्टिट्यूशन जो है दे आर स्प्रेड अक्रॉस कन्वेंशंस, कस्टम्स, स्टैट्यूट्स, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया या यूनाइटेड किंगडम द बेस्ट एग्जांपल, या कनाडा है। सो इस तरह से द रूल ऑफ लॉ और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट कैन कि इट कैन बी स्प्रेड ओवर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, जरूरी नहीं है कि किसी एक ही जगह पे सब एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। देन ये भी जरूरी नहीं है कि वो लिखा हुआ होना चाहिए। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर देयर, और वो बहुत साल से चल रहे हैं, जैसे जो यूनाइटेड किंगडम है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस भी हैं, जैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो अल्टीमेटली यू मस्ट गेट द बेसिक आइडिया, और वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन होना चाहिए, उसको फिर उसका आउटकम जो है, उसका मैनिफेस्टेशन है, इट इज द कोडिफाइड वर्जन ऑफ लॉ। एंड वो कोडिफाइड वर्जन ऑफ लॉ इट कैन स्प्रेड ओवर मैनी डॉक्यूमेंट्स एंड मैनी कन्वेंशंस। देन फाइनली सिंपल आइडेंटिटी, कि स्टेट इज अ ग्रुप। स्टेट जो है अल्टीमेटली इट इज द पॉलिटिकल एम्बलम ऑफ द एनी ग्रुप। अब अगर पॉलिटिकल एम्बलम है तो उसी का एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है। स्टेट, इट सिग्निफाइज द पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ऑफ अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, और पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन पीपल। फिर उस पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की जो सारी स्टोरी है, कि उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किसके पास पावर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आइडेंटिटीज क्या है, कौन सी आइडेंटिटी जो है इट्स सेपरेट दिस ग्रुप, दिस पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, और फिर उसके जितने भी पैराफर्नेलिया है वो सब का सब मिला के वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और वो बाकी आप कॉमन सेंस में समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इट डिलिनिएट्स एवरीथिंग अबाउट हाउ अ ग्रुप शुड एग्जिस्ट इन प्रैक्टिकल मैनर। जैसे वन बाय वन आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स दैट गवर्न पॉलिटिकल लाइफ, कि जो भी ग्रुप है उसमें लोगों की जो पॉलिटिकल लाइफ है, that how they have a give and take relationship with the state. So political existence में ये आप समझिए कि political existence is a form of an extension of individual existence. आपको political existence मतलब आपको ये नहीं समझना है कि political existence is the ultimate identity of individual existence. No, they are two are different thing. अभी आपको बताया कि political existence जो है वो चेंज होता रहा है ना। जो एम्पायर्स जो है, हिस्ट्री अगर देखें तो एम्पायर्स बदलते रहे हैं, सम्राट बदलते रहे हैं, एम्परर्स, जार्स, मोनार्क्स, रूलर्स, सब के सब बदलते रहे हैं, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशंस भी बदलते रहे हैं। पर इंडिविजुअल लोग जो है वो वही हैं। सो अल्टीमेट जो पावर, जो सोर्स है पूरी दुनिया के अंदर रूलिंग का, इट इज द पीपल। सो यहाँ पे इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो है ये अलग है, और प्रैक्टिकल लाइफ जो है इट इज जस्ट अ स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ पीपल। जिस तरह से बाकी जितने भी एक्सटेंशन होते हैं, लाइक आप सुबह से लेकर शाम तक आपके दिन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, आपका इंटरेक्शन होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फिर आपका जो भी ऑक्यूपेशन है या स्टडी है, फिर उसके बाद
आपका खुद का जो जो डेली रूटीन है, आपके खुद के जो एस्पिरेशंस हैं, आपके खुद के जो जो रिक्रिएशनल इवेंट्स हैं, देन खुद के जो स्ट्रगल्स हैं, और फिर खुद का जो मोनोलॉग एंड डायलॉग है, वो सब आपका इंडिविजुअल पार्ट है। देन उसी के अंदर एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है कि वो सारी चीजें जो है, जो एक पॉलिटिकल लाइफ में होनी चाहिए, उसके लिए यू क्रिएटेड अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, अ सेपरेट ब्रांच। सो पॉलिटिकल लाइफ इज दैट सेपरेट एक्सटेंशन। फिर उसके लिए भी, क्योंकि हमने ही बनाया है, लोगों ने ही बनाया है, तो देन उसके प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स जो है वो भी बता डिक्लेयर होने चाहिए कि हम जो है, हमारा उस पॉलिटिकल एक्सटेंशन के साथ किस तरह का रिलेशंस रहेगा और किस प्रिंसिपल पे हमने इसको क्रिएट किया है। फिर उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जैसे कौन से ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, फिर उनके बीच में पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पावर किस तरह से सेपरेट हो रही है, किस प्रिंसिपल पे उनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है। सो यूजुअली इट्स चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस का अब मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर किसी एक सोर्स के अंदर नहीं रखते। पावर को हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। सो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन इज बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इट इज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। ये यूनियन लेवल, ये रीजनल या स्टेट लेवल, एंड देन ये लोकल लेवल। सो इसी तरह से वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। एंड साथ में कुछ अदर एक्सटेंशंस भी होते हैं, जैसे सिविल सोसाइटी हो गया, मीडिया हो गया, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज हो गए, ठीक है, इस तरह से। और अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन हो गए। सो ये सब जो है इंस्टीट्यूशंस, इनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ताकि किसी भी एक पावर, किसी भी एक ऑर्गन के अंदर पावर कॉन्सेंट्रेट ना हो, और किसी तरह से जो इंडिविजुअल फ्रीडम जो है या रूल ऑफ लॉ जो है, इट इज नॉट टेम्पर्ड विद। फिर उसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब ओवरऑल जो ओवरआर्चिंग अथॉरिटी है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बता दिया, उसके प्रिंसिपल्स एंड जो स्केलेटल है, दोनों के बारे में बता दिया। देन अब लोगों के बारे में आता है कि अब आपके पास क्या अधिकार है। तो जो लोगों की जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, वो भी उनके अंदर लिखी हुई है। राइट्स जो उनका क्लेम है अपॉन द स्टेट, क्योंकि दे आर पेइंग द टैक्सेस एंड दे हैव गिव अपॉन सम ऑफ देयर फ्रीडम इन लिeu ऑफ ओवरऑल फ्रीडम। सो इन दोनों की वजह से टैक्सेस एंड द गिवन अप फ्रीडम, इन दोनों के एक्सचेंज में इंडिविजुअल क्लेम सर्टेन राइट, सर्टेन फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट। सो वो कौन से राइट्स हैं जो मांग सकते हैं? सो दोज राइट्स आर लिस्टेड इन पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहें तो पार्ट 3 के अंदर, इन फंडामेंटल राइट्स। फिर उसके साथ इट्स नॉट दैट कि सबको सिर्फ है ना क्लेम्स ही, क्लेम्स का अधिकार ही है या सिर्फ उनको राइट्स ही मिले हुए हैं। इसके साथ ही सिटीजन्स ऑल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज, कि ताकि जो रिलेशनशिप है विद दिस पॉलिटिकल एक्सटेंशन एंड देयर राइट्स, इन दोनों के बीच जो 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 रिलेशनशिप है, इट कैन एग्जिस्ट इन अ पीसफुल मैनर। तो उसके लिए अगर वो कुछ ड्यूटीज जो हैं, अगर वो फॉलो करें, तो ये जो राइट्स जो हैं वो जस्टिफाइड होंगे। सो ये उसकी कोर फिलोसफी, बैकग्राउंड फिलोसफी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर ड्यूटीज फॉलो नहीं करेंगे तो राइट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ड्यूटीज जो है वो जस्टिफिएबल नहीं है। मतलब अगर आप ड्यूटीज फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं, लेकिन फिर ये जो है आपके मॉरल वर्थ जो है, या जो आपके मॉरल इंजेन्युइटी है, उस पर अटैक है कि अगर आप अधिकार के लिए लायक बनना चाहते हैं, तो आपको ड्यूटीज जो है फॉलो करनी चाहिए। सो क्योंकि ड्यूटीज जो है अल्टीमेटली, जो फर्स्ट ड्यूटी है, इट इज टू अबाइड बाय द लॉ। सो आपको अल्टीमेटली इन वन वे और अनदर यू मस्ट अबाइड बाय द लॉ, क्योंकि ये लॉ आपने ही क्रिएट किया है। अगर आप ही उस पर अगर टिके हुए नहीं रहेंगे, तो फिर ये जो सबके लिए प्रॉब्लम होगा। जो जो ये पूरा इंस्टीट्यूशन, पूरा ढांचा बनाया है, ये किसी काम का नहीं है। देन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दे आर ऑल्सो सिंबॉलिक इन नेचर। सिंबॉलिक इन द सेंस दैट पीपल हैव क्रिएटेड दैम। अगेन सेम यही होता है कि लॉ इज द अग्रीड फ्रेमवर्क।
जो लोगों ने बनाया है। अब लोगों ने जब भी इसको बनाया है, इट हैज ऑलवेज आफ्टर एनी रेवोल्यूशन और पोलिटिकल मूवमेंट, रेवोल्यूशन और पॉलिटिकल मूवमेंट, वो आप देख सकते हैं। जैसे इंडिया का केस अगर देखें, सो वी क्रिएटेड आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनाइजेशन। और यही अगर ये पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो देखें, सो आप जानते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिस यूरेशिया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया। नाउ बहुत ही रफ और गंदा स्केच है बट आपके समझने के लिए है। सो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अब इन सब में आप देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। जैसे जो अमेरिका है, इट वाज आल्सो ए कॉलोनी। फिर जो लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका है, यहाँ पे ज़्यादातर मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। फिर अफ्रीका, अगेन ए कॉलोनी। एशिया, अ कॉलोनी। फिर ये यूजुअली द कॉलोनाइजर्स। फिर तो ये अल्टीमेटली ये सिनेरियो रहा है कि हर जगह पे अलग अलग रहे हैं। और यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर भी जो फ्यूडल अथॉरिटी थी, दैट दैट मिडीवल डार्क एज थी। सो यहाँ पे कहे कि तो हर एक जगह पे यही जो कोडिफिकेशन है या जो यही रूल ऑफ लॉ है, इट केम आफ्टर वन और अनदर काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। सो उस रेवोल्यूशन में जो जो चीजें हैं, जो लोगों के जो बिलीव्स हैं या फिर उनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उनके बेसिस पे लॉ एग्रीड होता है। तो आप जो भी एग्जांपल लें, लैटिन अमेरिकन की बात करें तो उन्होंने जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप हैं, ये टायरेंट्स जो हैं, उनके खिलाफ दे केम अप टू द आइडिया ऑफ कॉमन अग्रीड फ्रेमवर्क। इंडिया की बात करें, इंडिया, एशिया, अफ्रीका की बात करें, ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, उनकी बात करें तो आवर पॉलिटिकल मूवमेंट इट वाज अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन। तो यहाँ पे हर एक के पास एक वो कारण है, एक वो एक्सपीरियंस है, और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे वी हैव सम इमोशनल अटैचमेंट विद इट। और वही इमोशनल अटैचमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी दिखता है, एंड दैट्स व्हाट दैट सिंबॉलिक यूनिवर्स इज, जिसके अंदर लोगों के जो आइडियल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वैल्यूज हैं, वो सब दिखती है। जैसे अगर जो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ मिलिटेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मिलिटेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने अंदर से ऐसा कोई डिक्टेटर वापस नहीं आने देंगे, हम अपने अंदर वैसा वापस जो होलोकास्ट है वो नहीं होने देंगे। सो दैट्स द that emotional appeal that is held in the symbolic narrative of each of the constitutions. Now let's move on to the evolution and spirit of constitutionalism. So constitutionalism, the belief in the rule of law, it is that belief or the commitment to govern under the rule of law. तो यहाँ पे जो आइडिया है कि that we have some legal boundaries, some legal limitations under which we have agreed upon to exist, and those legal boundaries are never to be breached, they're never to be trampled upon. So उसके लिए जिस भी अथॉरिटी को हम ये पावर दे रहे हैं, द स्टेट, स्टेट जो है उसकी पावर एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। सो इट्स लाइक आप ये समझ लीजिए कि यही एक सिंपल ग्रुप है। अब उन सिंपल ग्रुप में दे आर सम ट्रेडर्स, some teachers, some doctors, some engineers, some shopkeepers, some businessmen, some construction workers, some janitors। इस तरह से हर एक स्ट्रेट आगे लोग हैं। अब सब अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं। सो ऐसे में उन्होंने अपने बीच में से ही कुछ लोग को लिया एंड उनको कहा है कि जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है या पॉलिटिकल जितनी भी चीजें हैं वो सब आप संभालिए। तो उस पॉलिटिकल के लिए यहाँ पे ये उनको टैक्स भी दे रहे हैं, देन उनको साथ में अपनी कुछ फ्रीडम्स, अपने कुछ राइट्स जो हैं वो भी दे रहे हैं, फिर साथ में उनका ट्रस्ट भी है, ठीक है, और साथ में पावर भी दे रहे हैं, इतनी सारी चीजें। और बदले में वो उनसे राइट्स मांग रहे हैं, इक्वालिटी यानी जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं वो सारी, सिक्योरिटी, ये सब चीजें। अब ये एक तरह से ट्रांजैक्शन है, स्ट्रेट अवे ट्रांजैक्शन, लेकिन साथ में स्टेट में इस पॉलिटिकल ऑर्गन को बहुत सारी पावर दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस जो ऑर्गन, इस ग्रुप के पास जो पावर है
वो कभी भी इस पोलिटिकल ऑर्गन्स के पास नहीं आ सकती। तो यह पहले ही इनके बीच में बहुत सारा गैप होता है, यू नो। जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, द इंडिविजुअल पॉपुलेशन व्हेन दे सम अप, जो इंडिया की बात करें, तो अगर हम 136 करोड़ जो है, हम इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर, और उनमें से जो पोलिटिकल ऑर्गन के अंदर सब मिला के भी कितने होंगे, कोई 1.5-2 करोड़। तो पहले ही ये इतना फर्क है। लेकिन ये है कि यही पॉलिटिकल ऑर्गन जो है, इट कैन मिस यूज इट्स पावर इन मैनी अदर वेज, नॉट जस्ट डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट, बट psychological way, by creating political strife, by polarizing people, by playing, by psychologically manipulating them. So ऐसे में इस political organ की पावर कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन वी आर गिविंग इट पावर। तो ये चीज जो है, हम सबसे पहले ही एग्रीमेंट के अंदर, जब ये हमारे बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा, जो एक्सचेंज होगा, उसमें पहले ही एग्रीमेंट में सबसे पहले होगी दैट द पावर ऑफ स्टेट is never going to be absolute, even after we have ensured that the principle of checks and balance is there. जो पावर जो है इसी पोलिटिकल ऑर्गन में हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उसके बाद भी वी वांट दैट द स्टेट ओवरऑल is never going to have the absolute power, because the absolute power rests with the people. देन अभी थोड़ी देर पहले ही आपको जो बताया था दैट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, द बिलीफ इन रूल ऑफ लॉ, इट एमर्ज फ्रॉम द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, और सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर इट वाज मोनार्किकल एब्सोल्यूटिज्म, कि जो फ्यूडल अथॉरिटीज हैं, जो किंग्स हैं, जो लॉर्ड्स हैं, वेसल्स हैं, दे wielded enormous power. And then there was a medieval dark age in which they reviled under that nexus between church and the monarchs, चर्च और किंग के बीच में जो एक डैलिंग, जो एक अगली डिस्प्ले था, उसमें लोगों को उन्होंने बहुत साल तक अंधेरे में रखा। सो यूरोप की स्टोरी ये है, मोनार्किकल एब्सोल्यूटिज्म। और फिर एशिया एंड अफ्रीका की बात करें, इट वाज कॉलोनियल डोमिनेशन। फिर लैटिन अमेरिका की बात करें तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रिजिम्स। सो यहाँ पे हर एक का हिस्टोरिकल स्ट्रगल अलग है। एंड अल्टीमेटली सबका जो जिस चीज पे लोग जो आए हैं, इन सब को देखने के बाद भी दैट people needs liberty, accountability, participation, and non-arbitrariness. So in sum, it is a peaceful political existence. Peaceful political existence that can help them achieve their potential. So finally, the basic idea of constitutionalism: first, limitation of power through clearly defined laws and procedures, where जिनको भी पावर दी जा रही है, स्टेट एंड its associate state or its a functionary, all of them, they should be accountable to the people. Fair individual rights should be protected, कि हमने इनको पावर दिया है तो और इसके साथ ही सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जो अपने आप में एक पावर स्टेटस है या एक पावर सोर्स है, बट इंडिविजुअल राइट दे आर नेवर गोइंग टू बी ट्रैम्पल्ड अपॉन। सबको कुछ न कुछ अधिकार दिए हैं, एक मिनिमम डिग्निटी, बेसिक डिग्निटी दी हुई है। दैट डिग्निटी कैन नॉट बी स्नैच अवे बाय एनीवन, बाय एनी पावरफुल पर्सन। एंड फाइनली, जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया है, इट इज लीगल प्रिडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। बिकॉज लीगल प्रिडिक्टेबिलिटी होगी और ट्रांसपेरेंसी होगी तभी जाके अकाउंटेबल रह सकता है। Otherwise, legal predictability, it means no, things are not manipulated. Things are not in fog. No manipulation, no fog, no reality distortion, no misuse of power. साथ में लीगल प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है लेटर एंड स्पिरिट। अगर आप और जानना चाहते हो तो लेटर एंड स्पिरिट का मतलब है, जब भी लॉ लिखा जाता है, इट इज गिवन शेप इन वर्ड्स। सो यहाँ पे एक इमोशन, एक आइडिया, द वे ऑफ एग्जिस्टेंस, इट हैज बीन शेप्ड इनटू वर्ड्स। नाउ वर्ड्स जो हैं हम लोगों के लिए, वर्ड्स में वी विद पीपल विद कॉमन सेंस, वी नो कि कोई चीज क्या कहना चाह रही है। बट देन व्हेन इट कम्स टू लीगल jurisprudence, some they try to dally with,
some try to play with this whole legal organ. So उसमें वो क्या करते हैं कि इस लीगैलिटी का मिसयूज करते हैं। जैसे उस लॉ के अंदर कोई भी प्रोविजन लिखा हुआ है, नाउ दे ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। वो उस चीज को, है ना, उस स्टैटिक चीज को, उसको तोड़ मरोड़ के एक अलग ही इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रेजेंट करते हैं। और साथ में फिर वो इस चीज का भी फायदा उठाते हैं कि इंडिया के अंदर या कहीं भी पॉपुलेशन ज्यादा है, हर एक के पास रिसोर्सेज है नहीं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनके पास लीगल एक्सेस ज्यादा है, उनके पास अच्छे लॉयर्स ज्यादा हैं। तो फिर वो उस लीगैलिटी का फायदा उठाकर वो जो लेटर जो है और उस चीज को मिसयूज करता है। एंड ओके, वापस लीगल प्रेडिक्टेबिलिटी आता है, लेटर एंड स्पिरिट। सो लेटर आपको बता दिया, इन वर्ड्स जो इमोशंस हैं, जो बेसिक आइडिया है उसको वर्ड्स में लिखा गया है, बट वर्ड्स जो है वो स्टैटिक होते हैं। आप कितना भी उनको कहें, कितना भी उनको मोल्ड करना चाहें, बट दे कैन नॉट रन अलोंग विद द डायनामिक्स ऑफ लाइफ। लाइफ बहुत अलग से चेंज होती है, लोगों के इंटरप्रिटेशंस बहुत अलग से चेंज होते हैं, बट सबके आइडियाज को एक इनकैप्सुलेट कर पाना इन वर्ड्स, सो इट इज नॉट कंप्लीटली पॉसिबल। क्योंकि कितना भी हम इनकैप्सुलेट करें बट इंटरप्रिटेशंस निकल जाते हैं। सो यहाँ पे फिर आता है स्पिरिट। सो स्पिरिट को आप समझिए कॉमन सेंस, कॉमन सेंस या फिर द बैकग्राउंड। सो यहाँ पे कोर्ट का रोल जो है बहुत सामने आता है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट जो होता है। क्योंकि कोई चीज जो है हमने इनकैप्सुलेट करके उस कॉमन लीगल फ्रेमवर्क में सबकी तरफ से, लोगों की तरफ से हमने उसको प्रेजेंट किया, बट देन दे आर सम पीपल विद रिसोर्सेज एंड विद देयर यू नो देयर poncho for finding loopholes. So ऐसे केसेस के अंदर they play with the legality, play with the whole legal system. So उसके लिए फिर this spirit dimension is there कि हर एक लॉ के पीछे एक कॉमन सेंस है, एक बैकग्राउंड है, और फिर उस बैकग्राउंड के अंदर जितने भी इंटरप्रिटेशंस हैं, जितने भी ओरिजिनल वर्ड्स हैं, जितनी भी डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस हैं, वो सब फिर उसके अंदर है। एंड दैट्स हाउ द डायमेंशन ऑफ लीगल predictability, it has been given a clear head on for creation of constitution. फिर लीगल प्रिडिक्टेबिलिटी अगर होगी, लेटर एंड स्पिरिट दोनों है, तो फिर देन द थिंग्स हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होगी, देन द मास्टर्स दे आर ऑलरेडी अकाउंटेबल टू द पीपल। सो एंड दैट्स हाउ इट इज बीइंग डन। फिर नेक्स्ट आइडिया है लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। तो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स दैट even if we say that words are static, but constitution, they have been written or they have been given that flexible shape कि वो आने वाले टाइम के हिसाब से या चेंजिंग टाइम के हिसाब से they can change themselves, they can adapt themselves. So this adaptation with the changing dynamics, it is what living constitution is. So जब भी टाइम चेंज होंगे उनके हिसाब से, चाहे वो पोलिटिकल सिचुएशन चेंज हो, सोशल सिचुएशन चेंज हो या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, लेकिन उन सब में भी सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट्स हैं, जो लीगल आर्म है, इट विल री इंटरप्रेट ऑल द प्रोविजंस इन द लाइट ऑफ न्यू डायनामिक्स, चाहे वो चैलेंजेस हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज हो या न्यू ब्रेक थ्रूज हो, चाहे वो डिजिटल सर्वेलेंस, क्लाइमेट चेंज, एल्गोरिथम गवर्नेंस या किसी भी तरह का जो नया चेंज हो, उन सब चेंज के हिसाब से वो उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को री इंटरप्रेट करके दे विल बी गिवन अ न्यू फॉर्म, अ डायनामिक फॉर्म, एंड दैट डायनामिक फॉर्म इज व्हाट लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज। और यही इंटरप्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है, interpretive flexibility means the provisions, they can mold themselves, they can adapt themselves according to the changing dynamics. इसकी वजह से constitutions are resilient. Otherwise, वापस उस चीज पे आता है कि words are static और सब कुछ words के अंदर कैप्चर नहीं किया जा सकता। So वहां पे इस static को dynamic बनाने के लिए, इस static को fluid बनाने के लिए, the constitution, they have been given this dynamism, ये fluidity जो है, which is the constitutional interpretations, जो कोर्ट को दिया हुआ है। So कोर्ट जो है
इसी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी से कॉन्स्टिट्यूशंस को यू नो डायनामिक बना सकते हैं। फिर लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट टाइप्स हैं। रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल, एंड फाइनली तो मॉडर्न टाइम में वी हैव दैट हाइब्रिड फॉर्म्स। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तब होगा जब सारे जो प्रोविजंस हैं दे आर कोडिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड सिस्टमैटिकली। तो जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर, राइट्स, प्रोसीजर्स, सब कुछ जो है इट हैज बीन लेड आउट इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे। फिर एक तरह से आप समझिए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज द अग्रीमेंट बिटवीन पीपल एंड द स्टेट। सो उस अग्रीमेंट में जितने भी प्रोविजंस हैं, वेदर कि लोग किस तरह से रहने चाहिए, स्टेट की क्या पावर्स है, पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोगों को क्या अधिकार मिले हैं, कितने उनको अधिकार देने पड़ेंगे। सो जितना भी ये जो ट्रांजैक्शन है उनके बीच में जो भी एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज जो है इट इज रिटन सिस्टमैटिकली इन दीज टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे जो पुराना एग्जाम्पल है तो यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज ड्राफ्टेड इन 1787। फिर अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म मीन्स पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल। सो ये फेडरलिज्म को सिंपल मतलब है पावर शेयरिंग। अब यूनाइटेड स्टेट्स में यही पावर जो है, जो यूनियन और जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनके बीच में पावर शेयर हुई है। सो ये एक प्रोविजन है यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर चेक्स एंड बैलेंसेस आपको समझा दिया कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, और उसके साथ ही जो प्रोविजंस हैं चेक्स एंड बैलेंसेस के, वो उन ऑर्गन्स को इस तरह से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट बना देते हैं कि कोई भी अपनी पावर दूसरे पावर ओवर रीच नहीं कर सकता। आपको चेक्स एंड बैलेंसेस का समझाते हैं। सो लेट्स से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। नाउ अब चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करें सो यहां पे दो चीजें, चेक मींस कंट्रोल एंड बैलेंस मीन्स टू इवन अप। अब ये कैसे? सो फर्स्ट, अब लेजिस्लेचर जो है इसका काम है टू मेक लॉज, जुडिशरी का काम है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, एंड एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। तो ये तीनों के अपने अपने अलग अलग काम है। अब ये है कि लेजिस्लेचर अपना लॉ बनाते हुए, अपना काम करते हुए, इट कैन मेक एनी लॉ विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अग्रीड फ्रेमवर्क, एंड इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ। सो ऐसे में जुडिशरी इट कैन डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है जो है which implements policy and which control the powers, which has the financial and military powers, it is accountable to the legislature because legislature is the miniaturized version of people. So ऐसे में executive in itself it is accountable to the people, लेकिन सब के सब एक साथ नहीं बैठ सकते, तो usually it is accountable to the legislature which represent the all the people of that country. So ये एक तरह से बैलेंस हो गया। फिर ये है कि जो अपॉइंटमेंट है जुडिशरी का वो करता है एग्जीक्यूटिव, लेकिन जुडिशरी के रिमूवल का पावर जो है इट इज विद द लेजिस्लेचर। फिर सेम ये है कि एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी के अंदर कुछ मिस्टेक है तो उसमें जो डिस्प्यूट्स हैं दे विल बी रिजॉल्व बाय जुडिशरी। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब के सब जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। फिर बाकी इंडिविजुअल लिबर्टीज आप जानते ही हैं। सो इन एसेंस द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ रिजिड वन कि 1787 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ एंड इन 2025 अभी तक 200 साल में इट हैज जस्ट 27 अमेंडमेंट्स। सो यहाँ पे दोनों चीजें हैं। फर्स्ट,
रिजिड फॉर्मलिज्म कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज क्वाइट रिजिड, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो हैं उनको अमेंड करने के लिए दे नीड अ रिजिड प्रोसीजर कि जिसके अंदर न सिर्फ जो लेजिस्लेचर है उसकी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जितने भी स्टेट्स हैं उन सब का, उनमें से 3/4 का रेटिफिकेशन। ये आगे समझाता हूं मैं आपको, बट अभी ये देख लीजिए कि प्रोसीजर जो है स्पेशल मेजॉरिटी, ओवरऑल स्पेशल मेजॉरिटी बोथ एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, इन दोनों की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक एक तरह से एक नाइटमेयर है। और पर साथ में ये कॉन्स्टिट्यूशन इतने टाइम से टिका हुआ है बिकॉज ऑफ द इंटरप्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी दैट हैज बीन गिवन टू द जुडिशरी। यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास इंटरप्रिटेशन का बहुत सारा स्कोप है, जिसकी वजह से यही कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड वन, इट हैज बीन फ्यूज विद द डायनामिज्म, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में या बदलते टाइम में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो है ये टेक्नोलॉजिकली और फिलोसॉफिकली मटीरियली इट इज क्वाइट एडवांस्ड, और वहां पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो डेली बेसिस पे बहुत चेंज होती रहती है एंड पीपल आर क्वाइट अवेयर ऑफ देयर राइट्स। सो उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो जुडिशरी है या द होल मशीन लीगल मशीनरी इट इज ऑलवेज इन इट्स टोज, और वो उस चीज को हैंडल करने के लिए जुडिशरी इज देयर विद इट्स इंटरप्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी कि फिर जो भी नए नए चेंजेस होते हैं उन सब को री इंटरप्रेट किया जाता है। फिर सेकंड एग्जांपल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की लेते हैं। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट केम आफ्टर द कॉलोनियल रूल, तो फिर जो भी उसमें जो इमोशनल अपील जो है उसी से वो स्टार्ट होता है कि एक बार हम गुलाम हो गए, गुलाम से आज़ाद हुए तो दोबारा नहीं होना है। सो उसके लिए कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, और फिर उसके साथ ही स्ट्रगल में हम लोग आज़ाद कैसे हुए, हम लोग इंडिपेंडेंट कैसे बने, क्योंकि अगर सब लोग जो है उस फ्रेमवर्क को एग्री नहीं करते, all people were not had people were not on that board, तो we would not have become independent, क्योंकि कोई भी जो मास्टर जो है या कोई भी कॉलोनाइजर है, दे आर पैरासाइट, आर लाइक पैरासाइट्स, और वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक सारे के सारे ऑर्गन्स या सारे के सारे जो सेल्स जो है वो तक बॉयकॉट ना कर दे। अगर उनको कहीं भी लूप होल मिलेगा तो वो फिर उसी लूप होल को बढ़ा के अपने लिए जगह बना लेंगे। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ कि इंडिया जो है, इंडिया इज लाइक दैट ऑर्गन like an organism with multiple organs, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, कास्ट हैं, अर्बन एरियाज है, रूरल एरियाज है, डाइवर्सिटी है। सो ऐसे में जो फॉल्ट लाइंस जो है या लूप होल्स हैं वो बहुत सारे हैं। सो ऐसे में कोई भी पैरासाइट जो आए, जो वहां पे आएगा, है ना, उसको तो एक तरह से एक बहुत ही अच्छी जगह मिल गई यहाँ पे, क्योंकि किसी भी फॉल्ट लाइन को वो उसमें उसको और बड़ा करके वहां पे अपने लिए जगह बना सकता है। सो हम इंडिपेंडेंट हुए बिकॉज ऑल ऑफ अस केम ऑन बोर्ड। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है उन्होंने बहुत सारी तकलीफ झेली, बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन, अपना अपना युद्ध वगैरह जो सब कुछ उसके लिए गंवा दिया, तब जाके हम लोगों को आज़ादी मिली। तो फिर उसी स्ट्रगल में वी केम अप न्यू न्यू वर्जन ऑफ लॉ, जिसमें सब कुछ है, इमोशनल अपील्स हैं, कौन सी चीजें जो है हमें नहीं देनी है, फिर कौन से फ्रेमवर्क हैं जिसकी वजह से लोग साथ में आए। सो उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज हैं, फिर जो प्रोटेक्शंस हैं माइनॉरिटीज का, सोशल जस्टिस डायमेंशन है, जितने भी लोग हैं अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्शन है, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी दोनों है। तो ये सब जो प्रोविजंस हैं सब के सब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर सेकंड आता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे। सो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एब्सेंस ऑफ लॉ नहीं है, इसका मतलब है कि जो लॉ जो है इट इट इज dispersed or distributed across many things, sometimes statutes, sometimes convention, sometimes you know
parliamentary proceedings, sometimes judicial interpretations. So इस तरह से single document की जगह there are multiple documents. First, इसमें United Kingdoms हैं, जिसमें the constitutional thing, it has evolved from Magna Carta to the Bill of Rights to Act of Settlement or even modern statutes like Human Rights Acts. So यहाँ पे ये जो जितने भी acts दिए हुए हैं, so these are parliamentary legislations. So ये जो legislations हैं, these are not the ordinary legislations. These are the legislations. These are the acts that evolve the kingdom, the political charter of the United Kingdom. वो कैसे कि हमारे यहाँ पे जितने भी legislations होते हैं, they are usually under the banner of constitution, or simply they are usually kept under the book of law. But United Kingdom जो है, its constitution is unwritten and progressive one, कि टाइम के हिसाब से एक्ट्स आते रहेंगे और वही एक्ट जो है, जो उनमें से काम का है, वो उस जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक पार्ट बन जाएगा. सो ये जो चीज़ है, इट स्टार्टेड विद द मैग्ना कार्टा, फिर उसके बाद बिल ऑफ राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स, इस तरह से धीरे धीरे स्टेप्स में इवॉल्व होता गया. और ये आप समझिए कि यूनाइटेड किंगडम में जो सुप्रीम कोर्ट जो है, जुडिशरी है, वो भी 2009 में ही आई. यानी फर्स्ट their first legislation, it came in 1215 मैग्ना कार्टा, और 800 साल बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया. बिकॉज अगेन यहाँ पे उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है विद द प्रोग्रेसिव एवोल्यूशनिज्म. इसमें जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी, वो पुरानी चीजें जो हैं हटाते जाएंगे और नई चीजें लाते रहेंगे वाया लेजिस्लेशन, वाया लेजिस्लेटिव बिजनेस. तो सेम अभी तक जो जुडिशियल फंक्शन है, इट वाज विद द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. फिर जब उनको लगा है कि अब जुडिशियल फंक्शंस जो है, इट कैन नॉट बी हैंडल्ड एंड डिलीवर्ड बाय दिस हाउस, सो उन्होंने ये चेंज करके दे क्रिएटेड अ सुप्रीम कोर्ट, अ जुडिशियल ऑर्गन फॉर द होल कंट्री. सो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है. सो कोर प्रिंसिपल तो वहां पे है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या जो एग्जिस्टेंस के लिए जो कोर प्रिंसिपल है, दैट पार्लियामेंट इज सोवरेन. पार्लियामेंट सोवरेन मीन्स पीपल आर सोवरेन, because parliament is the embodiment, is the miniaturized version of people. Parliament is nothing but a miniaturized version of people. So it is, parliament is a tool or a part of people. So the sovereignty lies with the people. So ये ultimate जो core principle है, वो तो है ही है, rule of law. That जो लोगों ने जो लोगों की जो बिलीफ है, जो लोगों का एग्रीमेंट है, वही रूल होगा और कोई रूल नहीं होगा. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मींस जो वहां पे मोनार्क है, जो किंग या क्वीन जो है, दे आर बाय, दे आर देयर पावर इज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोग्रेसिव एवोल्यूशनिज्म या जो ग्रेजुअलिज्म है, ये यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है. सो दैट इज अनरिटन वन, बट स्टिल यहाँ पे बेसिक आइडियाज तो है ही. फिर लेट्स मूव ऑन टू द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. सो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इट इज अबाउट द अमेंडिंग प्रोसीजर. नाउ ये बढ़ने से पहले एक बार अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं. जो नए लोग हैं उनके लिए ये अमेंडमेंट भी एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स ड्रामा हो जाता है. सो अमेंडमेंट इज लाइक चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर उस चेंज जो है ये अलग अलग फॉर्म में हो सकता है. फर्स्ट, you can modify the existing provision, then you can delete the existing provision, you can repeal it, फिर you can replace it, or you can change the meaning. So यहाँ पे we are talking about the change in constitution. So जब हम change की बात करें तो what are we changing? We are changing any provision, one or a set of provision in that is written in the constitution. और constitution में कोई चीज लिखी हुई है, it means it has been agreed by people. So it's people's verdict, people's agreement, and people's agreement cannot be tampered with. So अगर हमें लोगों की
जो एग्रीमेंट है, ये जो लोगों की बात है, लोगों का मन है, उसमें अगर कोई चेंज करना है, देन दे नीड टू बी अ प्रोसीजर। हम जो लोगों के द्वारा बनाया गया कानून है, उसमें ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते। सो वो जो एक्ट है, द एक्ट ऑफ चेंजिंग द एनी प्रोविजन, एनी सिंगल और अ सेट ऑफ प्रोविजन इन पीपल्स वर्डिक्ट और पीपल्स लॉ, दैट एक्ट इज नोन एज अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है, देन वी कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तब उसमें होता क्या है, चेंज कैसे, कि कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है तो उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई मतलब चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग उसमें, लेट्स से कि पहले जो लीगल एज जो थी मैरिज की वो कम थी, हमने उसको बढ़ा दिया, सो ये एक चेंजेस है। या फिर किसी फंडामेंटल राइट के अंदर या किसी भी अदर प्रोविजन के अंदर आपको कुछ ऐसे ही छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो वहां पे वही प्रोसीजर तो फॉलो करना ही है, क्योंकि जो कानून जो है वो लोगों ने बनाया है, तो वो ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते। वहां पे लोगों ने बनाया है तो साथ में फिर चेंज करने के लिए भी लोगों की विल जो है, लोगों का साथ चाहिए। फिर बाकी जो अदर जो एक्ट है, जैसे उसमें कोई प्रोविजन डिलीट कर सकते हैं जो काम का नहीं है, कोई प्रोविजन जो है इम्प्लीमेंट किया हुआ उसको रिपील कर सकते हैं, या फिर उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई जितने भी चेंजेस होते हैं वो सब अमेंडमेंट कहलाता है। So, rigidity or flexibility of any constitution, it depends on the procedure of the amendment, procedure of constitutional amendment, कि वो कितना इजी है और या कितना फ्लेक्सिबल है। सो अगर कोई प्रोसीजर जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में वो इतना टफ है कि दे दे कैन नॉट बी इजीली ऑल्टर्ड, जैसे यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी आपको बताया है कि 1787 से लेकर 2025 तक सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुआ है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ 27 बार ही वो चेंज कर पाए, 27 बार ही उसमें कुछ छेड़छाड़ी कर पाए। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की का मतलब ये नहीं होता कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। इट इज ओनली टू चेंज अ सिंगल और अ सेट ऑफ प्रोविजन, बस ये है अमेंडमेंट। अल्टीमेटली जो कोर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कोर विल जो है या कोर एग्रीमेंट, इट इज नेवर टेम्पर्ड, क्योंकि कोर एग्रीमेंट चेंज करने के बाद तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी काम का नहीं रहा। क्या, तो जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में जब जो प्रोविजंस बहुत टफ होता है, तो वो प्रोसीजर्स टफ कैसे होते हैं कि फर्स्ट उसके लिए मेजोरिटी जो है वो स्पेशल होनी चाहिए ना। स्पेशल मेजोरिटी का कंसेप्ट ये आता है कि ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चीज चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए कौन सी अथॉरिटी उसको चेंज कर सकती है? द अथॉरिटी दैट रिप्रेजेंट द पीपल, द अथॉरिटी दैट इज यू नो दैट इज इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली, और वो होते हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट अभी आपको बताया, दे आर दी मिनिचराइज वर्जन ऑफ पीपल, मेनी पीपल, और उनके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है चेंज करने की, बिकॉज दे रिप्रेजेंट पीपल। फिर पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट फिर जो है ये ये सिर्फ एक मिनी वर्जन है, रिप्रेजेंटेटिव वर्जन है। ये अल्टीमेटली ये भी पीपल नहीं है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर के ऊपर भी एक कैची है कि अगर इसको अमेंड करना है, देन इट नीड्स स्पेशल मेजोरिटी, और वो होती है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब है कि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग हैं उसमें जो उसमें से जो प्रेजेंट है एंड वोटिंग। सो लेट्स से कि जैसे इंडियन पार्लियामेंट की बात करें, सो 545 मेंबर्स। अब सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। फिर उस 545 के अंदर, जैसे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये समझिए कि 500 लोग ही हैं, 500 लोग प्रेजेंट है। अब 500 लोग प्रेजेंट हैं, तो उसके बाद भी जब वो प्रोविजन आएगा, जब वो प्रोविजन डिस्कस होने के बाद वोटिंग के ऊपर आएगा, देन कितने लोग वोट कर रहे हैं? लेट्स से वो वोट कर रहे हैं सिर्फ 450, 50 लोग जो हैं दे एब्सटेन देमसेल्फ फ्रॉम वोटिंग ऑन एनी प्रोविजन। सो अब यहाँ पे इस 450 की 2/3 मेजोरिटी,
सो वो आप बाकी समझ सकते हैं सिंपली कि अगर 545 इसकी टू थर्ड मेजोरिटी और 450 की मेजोरिटी, इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा। सो ये वाली जो है इट कैन बी इजीली अचीव्ड, और ये वाली जो है वो काफी टफ है। सो बाकी आप देख सकते हैं, अगर सिंपली कहें सो यही, यानी कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 300 लोग। यानी अब उस अमेंडमेंट को पास होने के लिए 300 वोट चाहिए, 450 में से 300 वोट चाहिए, तभी जाके वो अमेंडमेंट लोकसभा से पास होगा। सो ये है स्पेशल मेजोरिटी। सो ये तो मैंने इंडिया का बताया। यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बाद जो स्टेट है उसके अंदर 3/4 रेटिफिकेशन और चाहिए। खैर, तो फर्स्ट तो ये सुपर मेजोरिटीज इस तरह से हो गई। सेकंड है बाई कैमरल अप्रूवल। बाई कैमरल अप्रूवल मींस दोनों हाउसेस जो हैं इंडिया के केसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों का अप्रूवल चाहिए, दोनों की स्पेशल या सुपर मेजोरिटीज चाहिए। यानी पहले लोकसभा से ये पास होके, सेम स्पेशल मेजोरिटी से पास होके राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा के अंदर भी सिमिलर स्पेशल मेजोरिटी प्रूव करनी होगी, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट विल इट विल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एंड फॉर अप्रूवल। तो यहाँ पे इस तरह से सुपर मेजोरिटी एंड बाई कैमरल अप्रूवल दोनों चाहिए। और फिर उसके बाद जो है पीपल ऑल्सो बी गॉटन इनटू कॉन्फिडेंस। सो ये अल्टीमेटली होता है कि जो रिजिडिटी है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या जो जितने भी स्पेशल प्रोविजंस हैं, वो इसीलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हर कोई जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी से उसको चेंज नहीं कर सके। इतनी रिजिडिटी होनी चाहिए कि यस, लोगों को मैनिपुलेट करके कोई भी जो बेसिक प्रोविजंस हैं, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स जो हैं या जो इमरजेंसी पावर है, उनको टच ना करें। फिर यूएस का एग्जांपल दे दिया। फिर वैसे ही जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हैं कि दे हैव दैट लॉन्ग हिस्ट्री, द लॉन्ग पेन ऑफ होलोकास्ट। और उसके बाद से उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज देयर टू प्रिवेंट एनी अथॉरिटेरियन रिसर्जेंस, कि कोई और डिक्टेटर जो है वो पावर अपने हाथ में ना ले ले, हिटलर जैसा। सो इसीलिए they hold human dignity, democracy, and federalism at high esteem, and they consider them eternally unamendable. So आप देख सकते हैं कि इस एक्सपीरियंस के बाद उन लोगों का जो जो रवैया है, जो उनका बिहेवियर है, कि you can never touch upon human dignity, democracy, and federalism. You can never touch upon fundamental right, and we will never give way for any authoritarian dictator to rise his or her ugly head again, and that's why we are making these provisions eternally unamendable. आप उनको चेंज कर ही नहीं सकते। सो वहां पे ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, द रिजिड वन, इट रिफ्लेक्ट द डीप कमिटमेंट टू मिलिटेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो मिलिटेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे लोग ही मिलिटेंट हो गए। यहाँ पे मिलिटेंट कॉन्स्टिट्यूशन या रेडिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसका मतलब है दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज जो हैं, दे विल बी डिफेंडेड एट एनी कॉस्ट। सो ये रिजिड वाला हो गया। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये होता है कि वो प्रोविजंस which do not trample or touch the core ideas of constitution, core ideas of people's agreement, उनको ऑर्डिनरी चीजों से चेंज कर सकता है। यानी जैसे कोर जो आइडिया है, जैसे सबसे पहले उसको है ना, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, ठीक है, फिर ये कह सकते हैं फेडरलिज्म की बात करें, पावर शेयरिंग की बात करें, चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करें, तो ये जो कोर प्रोविजंस हैं, इवन जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करें, सो ये जो चीजें हैं, है ना, अगर इनको ना छेड़े तो उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं, है ना, जो नॉन कोर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको जो है सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से उनको चेंज कर सकते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी। तो उसकी वजह से क्या है कि, है ना, अगर कोर इंटैक्ट है तो जो डायनामिक टाइम्स हैं उनके अकॉर्डिंग दे कैन अंडरटेक दोज अडेप्टेशंस। तो एक एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम का है ही है कि
Anyway, it doesn't have any codified or single document for constitution, and it has that parliamentary flexibility. So यहाँ पे parliament जो है, it has given that, that plastic like elastic like flexibility, कि यहाँ पे आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को दे कैन इनैक्ट और रिपील, और इसी बेसिस पे दे डिवॉल्व पावर टू स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, और इवन इसी के साथ अभी जो ब्रेग्जिट हुआ है. सो ऑल ऑफ दीज प्रोविजंस आर गिवन बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी. फिर सेम एग्जांपल जो है वो न्यूजीलैंड का भी है, कि बहुत सारे जो वही नॉन कोर जो फीचर्स हैं दे कैन बी इजीली मॉडिफाइड बाय देयर लेजिस्लेशन. और फिर लेट्स मूव ऑन टू द हाइब्रिड फॉर्म्स. सो ये है कि अभी जो प्रेजेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेसीज हैं या स्टेट्स हैं, दे आर इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग हाइब्रिड मॉडल्स. तो हाइब्रिड के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं उनके रिटर्न है, कुछ अनरिटर्न है. देन अमेंडेबिलिटी, रिजिड और फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क दोनों है. सो इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है, इन मैनर ऑफ अमेंडेबिलिटी इट इज फ्लेक्सिबल, कि इट इज हाइब्रिड वन, कि हमारे जो कुछ प्रोविजंस हैं लाइक बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज इट इज नॉन अमेंडेबल, इट इज रिजिड. लेकिन उसके अलावा बाकी जो प्रोविजंस हैं दे कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी. फिर सिमिलरली कनाडा की बात करते हैं. सो यहाँ भी कनाडा में दोनों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है एक, बट उसके साथ में कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1867 एंड 1982. सो वो अनरिटन है. और फिर उसके अलावा जो जो कोर फीचर्स हैं लाइक जुडिशियल सुपरमेसी एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, वो उनके बीच में वो इंटैक्ट रहती है. फिर इसराइल की बात करें, सो इसराइल में भी कोई सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट इट हैज अ सीरीज ऑफ बेसिक लॉ, है ना. यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो है इट इज स्प्रेड ओवर मल्टीपल टैक्स. और साथ में जो जुडिशरी है इट हैज आल्सो गिवन दैट इंडिपेंडेंस. फिर जो इंडिपेंडेंस और इंटरप्रिटेशन की वजह से बहुत सारे जो लॉज जो हैं वो आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग दे हैव बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. सो आपके लिए बस ये इतना है कि ये हाइब्रिड एग्जांपल में क्या क्या चीज़ें जो हैं अभी यहाँ पे हो रही है. सो अभी इस यहाँ तक इतना ही. नेक्स्ट जो है वी विल स्टार्ट विद द रूल ऑफ लॉ. सो दिस इज इट. थैंक यू वेरी मच.